हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव्स को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है और एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेरिवेटिव। सी, इमेजिन करिए आप एक फार्मर है, आपके पास 10 एकड़ लैंड है। अब आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप 100% उसमें राइस को प्लांट करें या आप 100% वीट को प्लांट करें। इमेजिन आपने राइस को प्लांट करे और वीट का रेट राइज हो जाता है, आपको नुकसान होगा। और वैसा वर्षा अगर हमने वीट को प्लांट करा और राइस के रेट राइज हो जाते हैं, तब भी आपको नुकसान होगा। अब दोनों ही सिचुएशन में आप अपने प्रॉफिट्स को तो मिस कर रहे हैं। अब इस लॉस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं या इस रिस्क को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ये हम लोग डेरिवेटिव्स के थ्रू करते हैं। एंटर अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ डिस्ट्रीब्यूटर। आप क्या करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे टू सेल योर प्रोडक्ट एट एन एग्रीड प्राइस बिफोर प्लांटिंग। मतलब वीट या राइस किसी भी चीज को प्लांट करने से पहले आपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं इस रेट पर ये प्रोडक्ट बेचूंगा। दिस वे यू आर एश्योर्ड ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट। अब आपको फ्यूचर में ये एश्योरिटी होगी कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है प्रोडक्ट उस रेट पर बिकेगा, चाहे फाइनल डेट पर प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा हो या कम हो, बट आपको तो प्री डिसाइडेड प्राइस पर ही प्रोडक्ट जाएगा। इससे क्या होता है, आपका रिड्यूस रिस्क हो जाता है। अब हम इसका दूसरा एग्जांपल लेते हैं, करेंसी एक्सचेंज डेरिवेटिव। एक बिजनेसमैन है, फॉरेन से बहुत सारा सामान मंगाता है। अब डेफिनेटली उसको फॉरेन एक्सचेंज में तो पेमेंट करना ही है। अब यहाँ पर हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, मतलब उसको अगर 2 महीने बाद पेमेंट करना है, या तो डॉलर का रेट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अब अगर रेट बढ़ गया तो उसको नुकसान होगा। कैसे? सपोज उसने $10,000 में पेमेंट करनी है और रेट हो गया है 90 रुपीज का, तो नेचुरली ये पेमेंट 9 लाख की है। लेकिन जिस डेट में उसने ये 2 महीने पहले पेमेंट करने के बारे में सोचा था, तब रेट था 80 रुपीज का। मतलब तब उसको सिर्फ 8 लाख रुपए में $10,000 मिल रहे थे। अब प्रॉब्लम ये है, फ्यूचर में रेट डॉलर के बढ़ने से हमें नुकसान हो सकता है, कम होने से हम लोगों को प्रॉफिट हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक प्री डिटरमाइंड रेट पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। टू मैनेज दिस रिस्क यू डिसाइड टू एंटर इनटू अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप ये रिस्क से बचने के लिए कि फ्यूचर में क्या रेट होगा, आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। यू एंड द इंस्टीट्यूशन एग्रीड ऑन द फिक्स एक्सचेंज रेट। आपका और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, वो कोई भी बैंक हो सकता है, आपके साथ एक प्री डिसाइडेड रेट पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यू विल नीड टू परचेज इन फ्यूचर, मतलब आप जो भी करेंसी फ्यूचर में खरीदना चाहते हैं उसका आज एक रेट डिसाइड हो जाता है। अब आप यहाँ पर बिल्कुल टेंशन फ्री हैं। रेट राइज होगा तो आपको तो प्री डिसाइडेड रेट पर ही वो प्रोडक्ट मिलेगा। हिस्ट्री ऑफ डेरिवेटिव्स, आपको क्या लगता है ये जो डेरिवेटिव्स है ये आजकल का सिनेरियो नहीं, ये बहुत पुराना सिनेरियो है। कंसेप्ट जो है डेरिवेटिव का एक एंशियंट रूट से आया है। अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया एरा की, तो उस टाइम पर जो 6 बेबीलोन किंग थे, हमुराबी, इन्होंने परमिट किया था सेल ऑफ गुड्स एंड एसेट्स को प्री एग्रीड प्राइस पर फ्यूचर डेट पर डिलीवर करने के लिए। तो ये जो प्रैक्टिस है एक्चुअली आज के डेरिवेटिव से रिजेंबल करती है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एक तो ये हमारे रिस्क मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। दे हेल्प बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्राइस चेंजेस। जब आप प्री डिटरमाइंड रेट पर कोई डील कर लेंगे तो फ्यूचर में आने वाले प्राइस चेंजेस से आप बचे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने रिस्क को तो मैनेज कर लिया। ग्लोबलाइजेशन, इन द लास्ट 20 years इंटरनेशनल ट्रेड एंड द बिजनेस हैव ग्रोन अ लॉट। मतलब अगर हम पिछले 20 साल की बात करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा बिजनेस की ग्रोथ हुई है। बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन वर्ल्ड वाइड, दिस इंक्रीज द नीड ऑफ फॉर इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंशियल टूल। अब जैसे जैसे हमारा बिजनेस वाइड हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है और हमें इंटरनेशनल मनी की भी जरूरत है, तो हमारे पास कुछ फाइनेंशियल टूल्स भी होने चाहिए जिसकी हमें डे बाय डे नीड हो रही है। बिजनेस फेसिस फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशन। अब बिजनेस एक्सपेंड हो गए तो यहाँ पर आपके करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से फाइनेंशियल रिस्क तो बिजनेस को हो ही रहे हैं। इंटरेस्ट रेट हो गए, स्टॉक प्राइसेस हो गए, तो इन सब रिस्क से बचने के लिए डेरिवेटिव्स का यूज किया जा रहा है ताकि हम अपने सारे के सारे रिस्क को मैनेज कर सकें। नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन। देखिएगा, व्हेन समवन होल्ड अ लॉन्ग पोजीशन इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इट मींस दे हैव कमिटेड टू बाय दैट अंडरलाइंग असेट्स। मतलब शेयर्स को खरीदना जो होता है एक तरीके से लॉन्ग पोजीशन होती है। लॉन्ग पोजीशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक पर्सन जो शेयर्स को खरीद रहा है
वो अपने पास शेयर्स को लॉन्ग टाइम तक होल्ड करके रखेगा, ताकि जब फ्यूचर में रेट राइज होंगे तभी वो उन्हें बेचेगा। इसी वजह से इनको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। शॉर्ट पोजीशन, on the flip side, a short position in a future contract involves committing to sell the underlying assets at a specific price on a future date. अगर किसी ने शेयर्स को बेचना है, इसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि फ्यूचर में अगर शेयर का रेट लग रहा है कम होने वाला है, तो वो क्या करता है, जल्द से जल्द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर उसे बेचना चाहता है, इसीलिए इसको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। और बायर जो होता है उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड रखता है शेयर्स को, ताकि फ्यूचर में हम लोग उसको ज्यादा रेट पर बेच सकें, इसलिए उसको लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। नाउ द टॉपिक इज व्हेन डेरिवेटिव्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब तक हमें ये तो पता लग गया डेरिवेटिव हैं क्या, उनकी हिस्ट्री क्या है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन क्या है, बट ये इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुए थे। इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट इज रिलेटिवली न्यू। इंडिया में ये जो डेरिवेटिव मार्केट है कोई बहुत पुराना टेन्योर नहीं है इनका। द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट अ न्यू इरा इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। मतलब ये जो हमारे इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट है, ये इंडिया के अंदर जून 2000 से स्टार्ट हुए थे, और इनका नाम था इंडेक्स फ्यूचर। एंड क्विकली से भी एडिट इंडेक्स ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक ऑप्शन, इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर। और इसके बाद जून 2000 के बाद हमारे यहाँ सेबी ने और भी बहुत सारे फ्यूचर डेरिवेटिव्स को ऐड ऑन किया था। The derivative market in India has seen a significant growth in terms of the volume and number of contracts traded. इंडिया में डेरिवेटिव मार्केट ने बहुत बड़ी ग्रोथ ली है। आप देखिएगा ईयर 2000-2001 के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ 2365 करोड़ का बिजनेस डेरिवेटिव ने किया था, और 2013-14 में अप्रॉक्स 14 ईयर्स बाद ये फिगर हो गई थी 3 करोड़ 82 लाख 11,408 करोड़ रुपीस की। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टर्नओवर था वो था हमारा 2003-4 में 5021 करोड़ का, जो 2013-14 में अप्रॉक्स 10 ईयर बाद 92 लाख 19,434 करोड़ का टर्नओवर हो गया। तो अब आप देखिएगा, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों ही मार्केट्स के अंदर डेरिवेटिव की एक सिग्निफिकेंस ग्रोथ हुई है। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द डेरिवेटिव ट्रेड हैज हैपेंड इन जस्ट 14 ईयर्स। तो अगर हम देखते हैं दोनों ही मार्केट में अप्रॉक्स 14 साल के अंदर अंदर इतना रैपिड ग्रोथ हुआ है। देयर इज अ नीड टू मेक द सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दीज न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब हमारे पास ये सेंस भी बनती है कि जो मार्केट जिस प्रोडक्ट से इतना हाई ग्रोथ कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में होनी चाहिए, एंड देयर यूजफुलनेस पर्टिकुलरली अमंग मीडियम एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। और हम लोगों को मीडियम और रिटेल इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर इन इन्वेस्टर्स को इसलिए अट्रैक्ट किया जाता है कि जो डेरिवेटिव मार्केट इनका लीडिंग प्रोडक्ट है, जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व हो। नाउ द टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट। कि हम लोगों ने अभी तक ये तो समझा डेरिवेटिव्स क्या है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, एक तो ये हमारे होते हैं फर्स्ट नंबर पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ ट्रेडिंग। तो ये हमारे सामने एक पूरा का पूरा डिस्प्ले पर चार्ट है, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड और कंटिंजेंट, और ये टॉपिक है हमारा नेचर के बेस पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द टॉपिक इज फॉरवर्ड कमिटमेंट। देखिए, आपकी एक बेकरी की शॉप है, आप चाहते हैं कि आपको 100 kg फ्लोर बाय करना है, और 2,000 रुपये के हिसाब से आपने अगले 3 महीने का एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब आपके पास क्या बेनिफिट है कि अगले 3 महीने बाद ये जो फ्लोर है कितना भी महंगा हो, कितना भी सस्ता हो, आपका तो 2,000 का प्री डिसाइडेड रेट है, और उस रेट पर वहां पर आपको ये बाय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको सप्लायर इसी रेट पर ये आपको देगा। इसका मतलब फॉरवर्ड कमिटमेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वेयर टू पार्टीज एग्री टू एक्सचेंज एन अंडरलाइंग एसेट, जहां पर दो पार्टीज जो होती हैं किसी भी एसेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती हैं फिक्स प्राइस पर, ताकि फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फाइनलाइज कर सकें। वंस द कॉन्ट्रैक्ट इज साइन, एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, नीदर पार्टी कैन बैकआउट, कोई भी पार्टी इसमें से बैकआउट नहीं कर सकती अनलेस दोनों ही इसके ऊपर एग्री ना हो। कंटिंजेंट कमिटमेंट्स, इमेजिन करते हैं आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाह रहे हैं, और आपने उसके अंदर 2200 रुपीज़ का फ्लोर का एक प्राइस सेट कर दिया नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। अब यहाँ पर फ्लोर का प्राइस राइज हो जाता है 2200 से ऊपर। You can buy it at that price, but if the price does not rise, remain 2200, you don't have to exercise this option। अब यहाँ पर आपने एक ऑप्शन रखा हुआ है कि अगर 6 महीने बाद फ्लोर का प्राइस 2200 से ज़्यादा होगा तभी आप इसे 2200 में लेंगे, लेकिन अगर उससे कम होगा तो आप इस रेट पर नहीं लेंगे। मतलब ये एक ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ।
Contingent claims are contract where the exchange of the underlying assets only happen if the certain events occur. मतलब कंटीजेंट्स के अंदर क्या होता है कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कंडीशन होगी, उस कंडीशन के फुलफिल होने पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा फुलफिल होगा. इफ द इवेंट डज नॉट हैपन, मतलब वो इवेंट या कंडीशन पूरी नहीं हुई, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. तो फॉरवर्ड कमिटमेंट के अंदर क्या सीखा हम लोगों ने, फिक्स है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट पर एक सेट प्राइस पर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही होगा, कोई भी पार्टी इससे बैकआउट नहीं कर सकती. कंटिजेंट के अंदर हम लोगों ने ये सीखा कि एसेट्स है, एक स्पेसिफिक इवेंट मतलब एक कंडीशन के फुलफिल होने पर ही वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा. अब अगर मैं बात करता हूँ एसेट्स के बेसिस पर डेरिवेटिव की, तो हम लोग इसमें डील करते हैं इक्विटी एसेट्स में इंडेक्स, इंटरेस्ट रेट, करेंसी, कमोडिटीज के अंदर. अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिंग, ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. ओटीसी क्या होता है, जब दो लोग आपस में पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट दैट आर ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द टू पार्टीज. यहाँ पर दो पार्टीज आपस में पर्सनल लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं. ये कॉन्ट्रैक्ट इनके हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है. एक पार्टी दूसरी पार्टी से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स कंडीशन को नेगोशिएट करके उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स कंडीशन को कस्टमाइज कर सकते हैं. मीट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट को अपने लेवल पर कस्टमाइज करके दोनों पार्टीज अपनी नीड को फुलफिल कर सकती है. तो ओवर द काउंटर क्या हो गया, आप लोगों का एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दो पार्टीज अपनी टर्म्स कंडीशंस को नेगोशिएट करती हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. Exchange traded derivative. Exchange traded derivatives are standardized contract that are traded on organized exchange. यहाँ पर अगर आप कोई डेरिवेटिव डील करते हैं शेयर मार्केट में, इसे हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव. यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन शेयर मार्केट के होंगे, कोई भी इन रूल्स रेगुलेशन में नेगोशिएशन नहीं होगा, विद द टर्म्स एंड कंडीशन सेट बाय द एक्सचेंज. अब यहाँ पर ओटीसी डेरिवेटिव को थोड़ा सा और अगर हम इलेबोरेट फॉर्म में देखते हैं, exchange traded derivative are like stocks or bond that you buy on a public market. exchange traded derivative वो होते हैं जो आप शेयर मार्केट से खरीदते हैं. रूल्स रेगुलेशन शेयर मार्केट के होंगे, आपका कोई भी उसमें रूल रेगुलेशन नहीं होगा. जबकि ओवर द काउंटर के अंदर डेरिवेटिव्स आर लाइक प्राइवेट एग्रीमेंट, ये हमारे प्राइवेट एग्रीमेंट होते हैं. ये दो पार्टीज के बीच में होते हैं, जैसे इन दोनों पार्टीज के बीच में आपस में एक पर्सनल एग्रीमेंट हो रहे हैं. सिंपल टर्म्स में ओटीसी डेरिवेटिव्स आर मोर लाइकली एग्रीमेंट मेड बिहाइंड क्लोज डोर. एक तरीके से हम कह सकते हैं शेयर मार्केट वाला तो ओपन है, हर एक को पता है क्या टर्म्स कंडीशन है, लेकिन ओटीसी जो है क्लोज द डोर है. जिन दो पार्टीज में होता है उन्हीं दो पार्टीज को पता है उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपस में क्या टर्म्स कंडीशन सेट करी है. वेयर ईच पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन रिस्क. देखिएगा शेयर मार्केट वाले के अंदर तो सेबी रिस्पॉन्सिबल है, शेयर मार्केट रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर ओटीसी के अंदर ये दोनों आदमी खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए. देयर आर नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स लाइक फाइंड इन द पब्लिक मार्केट. अब ओटीसी डेरिवेटिव की अगर मैं फीचर्स की बात करता हूं तो सबसे पहले आता है काउंटर पार्टी रिस्क. इन ओटीसी ईच पार्टी हैंडल देयर ओन रिस्क. यहाँ पर कोई शेयर मार्केट की जैसा सेबी तो है नहीं कि जो इन पार्टी को कंट्रोल करेगा. दो पार्टियां पर्सनली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ नेगोशिएशन करके कर रहे हैं, तो दोनों के दोनों ही अपने आप इस रिस्क को हैंडल करेंगे. लाइक द रिस्क ऑफ द अदर पार्टी नॉट फुलफिल एग्रीमेंट. अगर एक पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करती है, इट्स नॉट ओवरसीन बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी, तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. नो फॉर्मल रूल्स फॉर रिस्क एंड बर्डन शेयरिंग. Unlike exchange traded derivative, OTC contract does not have any rules about how risk and responsibility should be shared. अब शेयर मार्केट में तो पता है कि डेरिवेटिव में अगर कोई भी रिस्क होता है तो उसको सेबी या शेयर मार्केट कैसे हैंडल करती है, उस रिस्क को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होता. इट्स काइंड ऑफ लाइक मेकिंग योर ओन रूल, क्योंकि यहाँ पर तो आपके अपने रूल हैं, तो यहाँ पर कोई भी फॉर्मल रूल नहीं है रिस्क को शेयर करने का. नो फॉर्मल रूल्स फॉर मार्केट स्टेबिलिटी. देखिएगा ओटीसी डज नॉट हैव एनी सेट रूल और सिस्टम टू मेक श्योर मार्केट स्टे स्टेबल. ओटीसी क्या है, लोगों का पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट. मिस्टर एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, वहां पे टर्म्स अपने हिसाब से नेगोशिएट करी. मिस्टर एक्स ने जेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, वहां पर भी टर्म्स को अपने हिसाब से नेगोशिएट करा. तो क्या आपको लगता है इन पार्टीज का शेयर मार्केट की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा. इनके पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और शेयर मार्केट के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं. इट्स बिट लाइक वाइल्ड वेस्ट कंपेयर टू द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. Not regulated like exchange traded derivative. OTC contract does not have a specific regulatory authority. OTC के ऊपर कोई regulatory authority तो है ही नहीं है. Instead, they are indirectly influenced by the national laws, banking laws और general law market. अब हम बात करते हैं types of basic derivatives: forward, future, option और swaps.
तो अब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन की, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक हमारा प्रॉमिस होता है जिसमें हम बाय और सेल करते हैं किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक प्राइस पर, फ्यूचर की डेट पर। पीपल ऑफन यूज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर करेंसीज एंड इंटरेस्ट रेट, जहां पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर करेंसी और इंटरेस्ट रेट के लिए यूज किया जाता है। हाउ दे वर्क, टू पार्टीज एग्रीड टू द टर्म्स, दीज टर्म्स आर पर्सनलाइज्ड बेस्ड ऑन देयर नीड। अब यहाँ पर दोनों के दोनों पार्टीज पर्सनल ग्राउंड पर अपने टर्म्स कंडीशंस को फुलफिल करती हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट है उनके पर्सनल टर्म्स कंडीशंस पर रहता है। रिस्क फैक्टर, सिंस दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट ओवरसीन बाय एक्सचेंज, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एक्सचेंज मार्केट नहीं देख रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें काउंटर पार्टी रिस्क तो लगा ही रहता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज लाइक अ डील बिटवीन टू पार्टीज और सेल समथिंग एट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑन ए फ्यूचर डेट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो होता है फ्यूचर की डेट पर होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फ्यूचर के रिस्क से बच सकते हैं। तो फर्क क्या हुआ फ्यूचर और फॉरवर्ड में? अनलाइक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर आर ट्रेडेड ऑन ऑर्गेनाइज एक्सचेंज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट में होता है और जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवर द काउंटर है, ये हमारा पर्सनल ग्राउंड पर होता है। दीज कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज, मीनिंग दे हैव सेट टर्म्स एंड एवरीवन फॉलो। यहाँ पर जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इनके रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्डाइज हैं। शेयर मार्केट में जो भी डील होगा स्टैंडर्डाइज होगा, उनके रूल्स रेगुलेशन सबके लिए फिक्स होंगे और हर एक को उन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। गारंटीड ट्रांजैक्शन, द एक्सचेंज एंश्योर दैट द डील हैपेंस एज एग्रीड अपॉन। अब यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेयर मार्केट में हुआ, सेबी इन्वॉल्व है उसके अंदर, शेयर मार्केट इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं ये गारंटीड हो जाता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो होना चाहिए। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ वन पार्टी नॉट होल्डिंग अप देयर एंड ऑफ बार्गेनिंग। यहाँ पर काउंटर पार्टी रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब दोनों पार्टीज को पता है कि उन दोनों को ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना ही करना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन, द बायर ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू हैव अ लॉन्ग पोजीशन। मैंने भी आपको बताया था कि लॉन्ग क्या होता है, जब कोई बायर शेयर्स को बाय करता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता है, उसको हम लॉन्ग पोजीशन कहते हैं, और सेलर जो बेचता है उसको हम लोग शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। यहां पर याद रखने के लिए आसान सी ट्रिक है, एस मीन सेलर और एस मीन शॉर्ट पोजीशन। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन गिव यू द राइट टू बाय और सेल समथिंग इन द फ्यूचर एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। ऑप्शन जो होता है आपको प्री डिटरमाइंड प्राइस पर राइट देता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का, बट नॉट ऑब्लिगेशन। ये ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब अगर कोई कंडीशन फुलफिल होगी तभी आप इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे। ये हमारे दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ऑप्शंस। कॉल ऑप्शंस, राइट टू बाय एन एसेट एट ए स्पेसिफिक प्राइस, किसी भी एसेट को बाय करना एक स्पेसिफिक प्राइस पर बिफोर अ सर्टेन डेट। और पुट ऑप्शन, राइट टू सेल एन एसेट, किसी भी एसेट्स को बेचना एक स्पेसिफिक डेट पर। देखिएगा यूरोपियन और अमेरिकन ऑप्शन क्या है, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है 3 महीने बाद का कॉन्ट्रैक्ट है और वो 3 महीने बाद की ही डेट पर फुलफिल होगा, उसको हम लोग कहते हैं यूरोपियन ऑप्शन। लेकिन अगर वो 3 महीने जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट डेट है उससे पहले भी उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप पूरा कर सकते हैं, इसे कहते हैं अमेरिकन ऑप्शन। तो यूरोपियन ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज इट ओनली एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के एंड होने पर इनको हम फुलफिल करते हैं। अमेरिकन यू कैन एक्सरसाइज इट एनी टाइम अप टू द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के खत्म होने से पहले भी जिन कॉन्ट्रैक्ट्स को आप फुलफिल कर सकते हैं उनको हम लोग अमेरिकन ऑप्शन कहते हैं। स्वैप्स, स्वैप्स आर लाइक फाइनेंशियल डील बिटवीन टू पार्टीज वेयर दे एक्सचेंज मनी इन फ्यूचर बेस। स्वैप क्या होता है, जब दो पार्टीज आपस में मनी एक्सचेंज करते हैं किसी फ्यूचर बेस्ड पर, किसी सेट प्लान पर, इसको हम लोग स्वैप कहते हैं। अब स्वैप के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट रेट, इमेजिन करिएगा आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया और आपके फ्रेंड ने फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लिया। आपको लगता है यार मुझे हर बार एक रेट फिक्स है उसी पर इंटरेस्ट पे करना है, आपके फ्रेंड को लगता है यार कभी भी फ्लक्चुएटिंग की वजह से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और कभी भी कम हो जाता है, तो ये बड़ी अनसर्टेन फिगर है। आप चाहते हैं कि आप फ्लक्चुएटिंग को एंटरटेन करें और आपका फ्रेंड चाहता है कि वो फिक्स को एंटरटेन करे, तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट रेट को स्वैप करते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देते हैं। नाउ यू गेट अ बिट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अब आपके पास फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड योर फ्रेंड गेट सम स्टेबल, और आपके फ्रेंड को स्टेबिलिटी मिल गई है। ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हुई। व्हेन इट डज बोथ पार्टीज एक्सचेंज इंटरेस्ट पेमेंट एंड इट इज ऑल इन द सेम करेंसी, यहां पर दोनों पार्टीज एक दूसरे का इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे और सेम करेंसी में करेंगे। करेंसी स्वैप क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि आपका जो करेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो अलग अलग कंट्री की करेंसी में होता है। इमेजिन करिए आप अमेरिका में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं और अमेरिका की एक कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है। अब होता यह है कि आप दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं,
जो अमेरिका की कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहती है, आप उसकी पेमेंट्स इंडिया में इंडियन करेंसी में करेंगे। और आप चूंकि अमेरिका में बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं तो अमेरिकन कंपनी आपकी पेमेंट्स वहां पर डॉलर में करेगी। तो दोनों की दोनों कंपनीज की पेमेंट तो हो रही है, लेकिन एक दूसरे की अलग अलग करेंसी में हो रही है। पार्टीज नॉट ओनली एक्सचेंज द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मनी बट ऑल्सो द इंटरेस्ट। यहाँ पर पार्टीज जो होती है सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट को ही नहीं चेंज करती है, यहाँ पर इंटरेस्ट को भी स्वैप किया जाता है। द कैश फ्लो इन वन डायरेक्शन आर इन डिफरेंट करेंसी विद दोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। जो कैश फ्लो है दोनों की दोनों कंपनीज का अलग अलग करेंसी में होगा। नाउ दे कैन नेविगेट देयर न्यू मार्केट विद इजीली। अब इससे क्या होगा, दोनों अपनी अपनी नई मार्केट को बहुत इजीली नेविगेट कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट की। देखिएगा, डेरिवेटिव की हिस्ट्री मैंने आपको अभी बताई है, अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव मार्केट की हिस्ट्री की। Early development, forward contract. In early days, forward contract helped merchants ensure buying and selling of the commodities. However, these contract had a risk of credit risk. Starting में जब buyer और seller आपस में commodities को डील करते थे तो कहीं ना कहीं क्रेडिट रिस्क उसमें होता था। तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT जो 1848 में फाउंडेड हुआ था, अ ग्रुप ऑफ शिकागो बिजनेसमैन ने एस्टेब्लिश करा था अपने ग्रुप टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज लोकेशन फॉर ट्रेडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इनका एक अपना ग्रुप था और जितने भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे ये सब के सब आपस में अपने ग्रुप के अंडर में करते थे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 1865 में इसी ग्रुप ने फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। मतलब 1848 में तो इन लोगों ने अपना फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किया और 1865 में इन लोगों ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को इंट्रोड्यूस किया। अब देखिए 1990 में क्या हुआ। एक्चुअली जिसे हम शिकागो बटर एंड एग बोर्ड कहते हैं, इन्होंने अपने आप को फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर डील करना शुरू करा। इन्होंने अपने आप की आइडेंटिटी फ्यूचर ट्रेडिंग में बनाई और इन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया CME, दैट इज शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की। देखिएगा 1970 में हुआ क्या था। एक्चुअली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो गया था और तब जाकर पता लगा था कि करेंसी में तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको हम किस रिस्क मैनेजमेंट टूल से मैनेज कर सकते हैं। तो 1972 में CME ने अपना लॉन्च किया था फॉरेन करेंसी फ्यूचर टू हेल्प ट्रेडर मैनेज रिस्क, ताकि जितने भी ट्रेडर हैं वो अपने इस रिस्क को मैनेज कर सके इन द न्यू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एनवायरमेंट में। अब देखिए 1973 में क्या हुआ। जो हमारा शिकागो बोर्ड ऑप्शन एक्सचेंज बोर्ड था, इन्होंने एक फैसिलिटी दी थी कि आप सेलेक्टेड स्टॉक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर, फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर जो हमारा ट्रेड हुआ था ये S&P 500 से हुआ था, बिकमिंग द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट एट CME, और ये CME में मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट था। एक्सपेंशन एंड पॉपुलैरिटी इन 1980s में जब बूम आया था, फाइनेंशियल फ्यूचर बिकम मोर एक्टिव। तो फाइनेंशियल फ्यूचर जो थे बहुत एक्टिव हो गए थे। इसमें जो कमोडिटीज थी फ्यूचर में थी हमारी, विद सिग्निफिकेंट वॉल्यूम बिकम ट्रेड। और 1980 में तो बहुत बड़े वॉल्यूम में ये ट्रेड होने लगा था। इंडेक्स फ्यूचर, ट्रेजरी बिल, यूरो डॉलर फ्यूचर बहुत बड़ी अमाउंट में डील होने लग गए थे। इंटरनेशनल एक्सचेंज के अंदर भी हमारे प्रोमिनेंट एक्सचेंज जो थे, जैसे यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर में, ये लोग भी डेरिवेटिव्स में बहुत ज़्यादा डील करने लगे थे। अब देखिएगा डेरिवेटिव्स में जैसे जैसे ग्रोथ हुई, कुछ चीज़ों को इनोवेट भी किया गया। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इंट्रोड्यूस इन मिड 70s। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर जो है मिड 70s में इंट्रोड्यूस हुए। दिस अलाउ ट्रेडर टू हेज अगेंस्ट फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर ट्रेडर के पास एक सेफ्टी थी जो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट थे उससे अपने आप को बचाने की। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन लॉन्च इन अर्ली 1980। इक्विटी इंडेक्स ऑप्शन जो है 1980 में स्टार्ट हुए। दिस ऑप्शन हेल्प फंड मैनेजर मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद इक्विटी इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इससे ये एडवांटेज हुआ कि जो शेयर्स के अंदर रिस्क था उसको बहुत इजीली मैनेज किया जाने लगा। अब डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज लाइक मार्केट प्लेस। ये वो मार्केट प्लेस होता है जहां पर लोग बाग डेरिवेटिव्स को खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर आपके पास है और वहां पर स्टोर में जाके आप ग्रोसरी को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज हो गया हमारा। इन्वेस्टर्स, दीज आर द पीपल और इंस्टीट्यूशन हु बाय एंड सेल डेरिवेटिव। ये वो लोग होते हैं जो डेरिवेटिव खरीदते हैं और बेचते हैं। दे कैन बी एनीवन। अब ये जो हमारे लोग बाग हैं, इन्वेस्टर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। वो एक रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, वो कोई कंपनीज भी हो सकते हैं, बैंक भी हो सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी हो सकती हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट रीजन फॉर बाइंग डेरिवेटिव्स।
चाहे कोई रिटेल इन्वेस्टर है, बैंक्स है या कोई कंपनी है, सबका डेरिवेटिव्स को खरीदने का और बेचने का अलग अलग मोटिव होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब देखिएगा ये जो पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसे कोई तो मैनेज करेगा। These are the government organization that make sure everything in the derivative market is fair and legal. ये हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इस बात की एश्योरिटी करते हैं कि डेरिवेटिव मार्केट में हर एक चीज फेयर होनी चाहिए और लीगलाइज्ड होनी चाहिए। दे सेट रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर, ये कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशंस को सेट करते हैं ताकि इन्वेस्टर्स प्रोटेक्टेड रहें एंड कीप द मार्केट रनिंग स्मूथली, और पूरी की पूरी मार्केट स्मूथली रन करे। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में सेबी। अब इसके अलावा कुछ और भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जैसे दीज आर वेरियस अदर एंटिटीज दे प्ले अ रोल इन डेरिवेटिव मार्केट। ये बहुत अलग हमारी एंटिटीज होती हैं जिनका हमारी डेरिवेटिव मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज हो गई, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो गई और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज। एक तरीके से कह सकते हैं ये वो हमारे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं, मतलब ये फ्रंट में तो नहीं होते लेकिन इनका काम होता है पर्दे के पीछे पूरी की पूरी डेयरी मार्केट में पार्टिसिपेट करके उसको प्रॉपरली रन करना। लाइक क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसी का काम क्या होता है? दे आर ऑर्गेनाइज दैट हैंडल द प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये लोग डेरिवेटिव्स की ट्रांजेक्शन्स की प्रोसेसिंग देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम क्या है? दे असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनीज, ये कंपनीज की क्रेडिट वर्दीनेस को देखते हैं। और इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का काम क्या है? दे आर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल कंप्लेंट्स, इन्वेस्टर्स की कंप्लेंट्स को हैंडल करने का काम इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो बेसिकली ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, हेजर्स, स्पेकुलेटर्स और आर्बिट्रेजर्स। नाउ फर्स्ट इज हेजर्स। सपोज करिए आप एक फार्मर हैं और आपको ये पता है कि जो आपके पास वेट है वो फ्यूचर में हो सकता है रेट उसका गिर सकता है। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए यू कैन यूज डेरिवेटिव टू लॉक इन टूडेज प्राइस। आपने क्या किया? एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा आज के रेट पर और अपनी वीट को आज के रेट पर फिक्स कर दिया। अब यहाँ पर आप वो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास एक एसेट है, लेकिन आप अपने आप को रिस्क से बचने के लिए, जो प्राइसेस में चेंजेस होने वाले रिस्क हैं उससे बचने के लिए डेरिवेटिव्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यू वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट आपके प्राइस से फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए, रिस्क से बचाने के लिए। तो ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो रिस्क से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। स्पेकुलेटर्स, इमेजिन करिए आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं हु थिंक द प्राइस ऑफ गोल्ड विल गो अप इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, और आपको लग रहा है गोल्ड का रेट कुछ महीनों में बढ़ जाएगा। देन यू बाय अ गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होपिंग टू सेल इट लेटर एट अ हाई प्राइस। अब आपने क्या किया? सस्ता गोल्ड लिया और फ्यूचर में हाई प्राइस का एक कॉन्ट्रैक्ट करा, मतलब आपका मोटिव है अपने आप को प्रॉफिट में रखना। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनका मोटिव होता है अपने आप को प्रॉफिट में रखना, हु गेस द फ्यूचर प्राइस मूवमेंट ऑफ एसेट, जिन्हें लगता है कि फ्यूचर में रेट बढ़ जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पेकुलेटर्स। दे एम टू मेक प्रॉफिट। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट करना बाय प्रिडिक्टिंग वेदर द प्राइस विल राइज और फॉल। इनको ये प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है कि फ्यूचर में रेट बढ़ेगा या गिर सकता है। अब ये लोग क्या करते हैं, अगर इन्हें लगता है कि फ्यूचर में रेट गिरने वाला है, आज महंगे रेट पे चीज बेच देंगे, सस्ते रेट पर लेंगे, तो सस्ते रेट पर और ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे, तो इससे इनको प्रॉफिट हो जाता है। आर्बिट्रेशन, इन्वेस्टर हु फाइंड प्राइस डिफरेंसेस इन डिफरेंट मार्केट। इनको क्या लगता है कि गोल्ड का रेट एक मार्केट में सस्ता है और दूसरी मार्केट में महंगा है, तो ये क्या करते हैं? सस्ती मार्केट से लेके महंगी मार्केट में बेचते हैं। इफ द गोल्ड प्राइस इज चीपर इन वन कंट्री एंड मोर एक्सपेंसिव इन अदर, गोल्ड का प्राइस एक कंट्री में सस्ता है दूसरी कंट्री में महंगा है, तो आप लोग क्या करते हैं? इसके अंदर बाय करते हैं चीप मार्केट से और सेल करते हैं एक्सपेंसिव वन के अंदर। दे ट्राई टू अर्न रिस्क फ्री प्रॉफिट। अब यहाँ पर आप रिस्क फ्री प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब आप एक सस्ती मार्केट से गोल्ड खरीद के महंगी मार्केट में बेचते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं डेरिवेटिव मार्केट के? फर्स्ट इज प्राइस डिस्कवरी, इट हेल्प्स डिटरमाइनिंग द फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ द प्राइस फॉर एसेट्स। अब यहाँ पर डेरिवेटिव्स में क्या होता है कि फ्यूचर का रेट हम लोग डिसाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइस डिस्कवरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ऑयल सजेस्ट दैट द प्राइस विल राइज इन द फ्यूचर, अगर ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट ये हिंट दे रहा है कि फ्यूचर में रेट बढ़ सकता है, इट कैन इन्फ्लुएंस द करंट प्राइस, तो नेचुरली फ्यूचर के अगर रेट बढ़ेंगे तो आज के प्राइस पर भी उसका फर्क पड़ेगा। रिस्क ट्रांसफर, इट अलाउज पीपल और कंपनीज टू ट्रांसफर रिस्क दे डोंट वांट टू अदर्स हु आर विलिंग टू टेक देम। अब यहाँ पर क्या होता है? रिस्क को ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो लोग रिस्क नहीं उठाना चाहते डेरिवेटिव से वो लोग रिस्क को ट्रांसफर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर माइट यूज डेरिवेटिव टू हेज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फॉलिंग क्रॉप प्राइस। एक फार्मर ने क्या किया? आज के रेट से अपनी फसल को लॉक कर दिया ताकि फ्यूचर में अगर रेट गिरता है तो वो उस रिस्क से बचा रहे।
increase market activities by providing a way of managed risk derivative attract more participant to the market, increasing trading volume. जब लोगों को लगता है कि हम लोग फ्यूचर डेरिवेटिव से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. कंट्रोल स्पेकुलेशंस. स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग विद द पीपल बेट ऑन प्राइस मूवमेंट इज मोर कंट्रोल इन द डेरिवेटिव मार्केट. अब प्राइस कंट्रोल जो बेट के ऊपर बेस्ड है, स्पेकुलेशंस बहुत था, वो डेरिवेटिव मार्केट से बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है. Now the topic is interest rate. Interest rate refers to the rate और प्रॉफिट अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट होता है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट से ओवर एंड अबव प्रॉफिट होता है, इसको हम लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं. चाहे आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी पर है या डेट पर है. तो अगर हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट के टाइप, ये हमारे दो तरीके के होते हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. डिस्क्रीट इंटरेस्ट रेट, देखिएगा इसमें क्या होता है, जो भी इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन होती है वो एक फिक्स पीरियड पर होती है. एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जो भी पीरियड होगा वो फिक्स होगा. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट फिक्स इंटरवल सच एज एनुअली, क्वार्टरली, डेली. इन फिक्स डिपॉजिट द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड विच मीन्स इट इज एडेड टू प्रिंसिपल एट रेगुलर इंटरवल. इसमें क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट लगा, फिर 6 महीने बाद इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के ऊपर एक और इंटरेस्ट लगा. मतलब हर बार आपका जो इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंड होता है, बट एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है. अ फिक्स डिपॉजिट विद क्वार्टरली कंपाउंडिंग एड इंटरेस्ट एवरी 3 मंथ. एक आपका फिक्स डिपॉजिट है, क्वार्टरली है, तो मतलब हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा. कॉन्टिन्यूस इंटरेस्ट रेट. इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली मीनिंग द इन्वेस्टमेंट ग्रो कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक. यहां पर इंटरेस्ट बिना किसी ब्रेक के कॉन्टिन्यूस लगता रहता है. In financial market like equity share returns changes continuously leading to continuous compounding. An investment in the stock market may experience return every second. यहाँ पर जो आपका कंपाउंडिंग होती है वो डे वाइज होती है, सेकंड वाइज होती है, आवर्स वाइज होती है. अब अगर मैं इंटरेस्ट रेट्स के कंपैरिजन करता हूँ कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट के अंदर, अ कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज प्रोवाइड हाई रिटर्न कंपेयर टू डिस्क्रीट कंपाउंडिंग. देखिएगा डिस्क्रीट कंपाउंडिंग में तो क्या टाइम पीरियड फिक्स है, 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी, 3 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी. लेकिन कॉन्टिन्यूस तो डेली हो सकती है, सेकंड्स में भी हो सकती है, और कई बार आवर्स में भी हो जाती है. 1 घंटे बाद इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया, 4 घंटे बाद इंटरेस्ट कंपाउंड हो गया. फॉर द सेम अमाउंट एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड कॉन्टिन्यूसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट विल रिजर्व मोर रिटर्न. यहाँ पर कॉन्टिन्यूस वाले आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देंगे रादर देन क्वार्टरली और एनुअली फिक्स डिपॉजिट्स के. स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, देखिएगा स्टॉक इंडेक्स के बारे में हमने सुना तो बहुत, बट ये होता क्या है. A stock index is like a number that shows how a group of stock are doing over time. अगर हमारा स्टॉक जो है आज 21,000 पर है, तो ये हमें वो नंबर्स हैं जो हमें ये बताते हैं कि एक ग्रुप ऑफ स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है. अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, इट इज कैलकुलेटेड बाय लुकिंग एट द एवरेज प्राइस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टॉक. हम लोग क्या करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेते हैं, उनके एवरेज प्राइसेस को कैलकुलेट करते हैं, और उसके बेस पर हम लोग स्टॉक इंडेक्स को बनाते हैं. मेन इंडिया में जो स्टॉक इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है. इट इज वेल डाइवर्सिफाइड. डाइवर्सिफाइड का मतलब है इसके अंदर अलग अलग कंपनी लिए, अलग अलग सेक्टर्स की ली गई है. 50 स्टॉक्स इंडेक्स अकाउंटिंग फॉर 13 सेक्टर्स. मतलब कुछ कंपनीज ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की है, कुछ एफएमसीजी की हैं, कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं. तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग सेक्टर्स की, कुछ बैंकिंग सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज ले रखी है. of the economy and the base value of Nifty was set rupees 1000. मतलब 3rd of November 1995 में जब निफ्टी को स्टार्ट किया गया था, तो इसका जो बेस था वो था 1000 पॉइंट्स का. अब बेसिकली स्टॉक इंडेक्स का हमें यूज किया है मार्केट बिहेवियर. 1000 बेस पॉइंट से आज ये 21,000 पर हो गया, तो इसका मतलब हमें ये बता रहा है कि मार्केट ग्रो कर रही है. तो मार्केट का बिहेवियर कि मार्केट अप है या डाउन है, हमें स्टॉक इंडेक्स से पता लग जाता है. Portfolio performance helps investor to see if their investments are doing better or worse than the overall market. सपोज करिए निफ्टी 50 18% का रिटर्न दे रहा है और आपका पोर्टफोलियो 22% का रिटर्न दे रहा है. मतलब मार्केट के एक एवरेज रिटर्न से आपका पर्सनल पोर्टफोलियो ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है. तो इसको भी हम लोग इससे कंपेयर कर सकते हैं. पोर्टफोलियो क्या होता है, मतलब जब आप मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं कि आपने 4 5 6 कंपनीज में इन्वेस्ट करे तो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया, और उसको हम लोग मल्टीपल एक तरह से बंच ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कहते हैं. डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन थिंग्स लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग.
Now the topic is index movement की economic significance क्या है. Index movement shows how the stock market feels about future profits. देखो इस इंडेक्स से हमें ये तो पता लग जाता है कि फ्यूचर में जो हमारी स्टॉक्स हैं या हमारी शेयर मार्केट्स हैं वो कैसे मूव करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे. इफ इन्वेस्टर थिंक्स प्रॉफिट, अगर इन्वेस्टर्स को लगता है कि प्रॉफिट होंगे तो हमारा इंडेक्स जो होता है बढ़ जाता है. एंड इफ दे थिंक प्रॉफिट विल वर्स, और अगर उन्हें लगता है कि लॉसेज होंगे तो हमारा इंडेक्स जो होता है डाउन हो जाता है. स्टॉक प्राइसेस हमारे किन रीजंस की वजह से या तो अप होंगे या डाउन होंगे, तो दो रीजंस होते हैं अप होने के या डाउन होने के. न्यूज अबाउट द कंपनी, कंपनी की न्यूज. कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करा, शेयर मार्केट अप हो जाएगी, स्टॉक प्राइसेस अप हो जाएंगे. फैक्ट्रीज बंद हो रही है कंपनीज की, शेयर प्राइस डाउन हो जाएंगे, मार्केट डाउन हो जाएगी. न्यूज अबाउट द इकोनॉमी, गवर्नमेंट ने कोई नया रिलीफ दिया है कंपनी को, उससे कंपनी के प्रॉफिट राइज हो रहे हैं, शेयर मार्केट बढ़ जाएगी. गवर्नमेंट ने हैवी टैक्सेस इंपोज करे हैं, शेयर मार्केट डाउन हो जाएगी क्योंकि कंपनी के ऊपर बर्डन पड़ेगा. तो यहां पर इन दोनों रीजंस की वजह से स्टॉक इंडेक्स जो होता है मूव करता है. नाउ द टॉपिक इज एक्सप्लेन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन. ये जो हमारा इंडेक्स बनता है इसको कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसमें हम लोग मेनली दो बातों का ध्यान रखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क का. डाइवर्सिफिकेशन मीन्स इंक्लूडिंग मोर स्टॉक्स इन एन इंडेक्स. डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स को ऐड ऑन करना. बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखने की, हम जितने ज़्यादा स्टॉक्स को ऐड ऑन करेंगे, आप अपने पोर्टफोलियो में जितने शेयर्स को ऐड करेंगे, जितनी कंपनीज को ऐड करेंगे, रिस्क उतना ही कम होगा. यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है शार्प रिस्क रिडक्शन. अगर आपने 10 कंपनीज में पैसा लगाया है बट आप अब उसकी जगह 20 में लगा रहे हैं तो आपका रिस्क कम हो जाएगा. डिमिनिशिंग रिटर्न, लेकिन अगर आप 50 से 100 तक आते हैं तो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. लेकिन बियॉन्ड 100 आपके रिस्क पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. आप 100 की बजाय 200 300 कंपनीज में भी पैसा लगाएंगे तो जितना आपका रिस्क 100 कंपनीज में पैसा लगा के कम हो गया उतना ही 200 पर रहेगा. लिक्विडिटी एंड इंडेक्स एक्यूरेसी देखिएगा. लिक्विडिटी का मतलब होता है हम अपने शेयर्स को कितना ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कितनी जल्दी हम उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. लिक्विडिटी रेफर्स टू हाउ इजीली स्टॉक कैन बी ट्रेडेड, मतलब एक शेयर, एक कंपनी का शेयर कितना इजीली ट्रेड किया जा सकता है. इन लिक्विड स्टॉक, इफ अ स्टॉक इज हार्ड टू ट्रेड, कई बार ऐसा होता है किसी कंपनी की मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं होती, गुडविल बहुत खराब होती है, उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बेचना बहुत मुश्किल होता है. इसे हम लोग कहते हैं इलिक्विड स्टॉक्स. टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, मतलब हमारे जो स्टॉक मार्केट इंडाइसेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स. सेकंड है मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, मतलब सेकंड वाले में फ्री फ्लोट वर्ड खत्म हो गया है. एंड द थर्ड इज मार्केट वेटेड इंडेक्स, यहाँ पर आपका कैपिटलाइजेशन वर्ड हट गया है. फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, इट इंक्लूड ओनली द शेयर्स अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग इन द मार्केट. इसके अंदर हम लोग सिर्फ उन्हीं शेयर्स को काउंट करते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए हैं. इग्नोरिंग शेयर्स लॉक्ड बाय प्रमोटर और द गवर्नमेंट, कुछ शेयर्स प्रमोटर के पास होते हैं, कुछ शेयर्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, हम लोग इस कैटेगरी में उनको काउंट नहीं करते हैं. लाइक निफ्टी 50, निफ्टी 50 में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब के सब शेयर मार्केट में ट्रेड के लिए हैं. देखिए फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है इशू साइज इनटू प्राइस और इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. अगर मुझे इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है तो फ्री फ्लोट करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं फ्री फ्लोट बेस प्राइस से डिवाइड करता हूँ, बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगा. Now the second is market capitalization weighted index. It gives more weighted to the bigger companies with a higher total number of values. मतलब पिछली वाली कैटेगरी में तो हम लोगों ने वो शेयर्स लिए थे जो मार्केट में ट्रेड के लायक हैं, बट इस कैटेगरी में हम लोग उन कंपनीज के शेयर्स को ले रहे हैं जिनकी मार्केट में ज़्यादा वैल्यू है, मतलब जिनका वेटेज मार्केट में ज़्यादा है. अब मार्केट में किस कंपनी के शेयर्स का वेटेज ज़्यादा है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्राइस ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स. मार्केट में उसके शेयर्स का क्या प्राइस है और कितने शेयर्स मार्केट में, इससे पता लग जाता है कि किस कंपनी की मार्केट में वेटेज ज्यादा है और किसकी कम है. इट गिव्स मोर वेटेज टू द बिगर कंपनीज, इससे हम लोगों की जो बड़ी कंपनीज है उनको हम ज्यादा वेटेज देते हैं विद द हायर टोटल मार्केट वैल्यू. प्राइस वेटेड इंडेक्स गिव मोर वेट टू द स्टॉक विद द हायर प्राइस रिगार्डिंग ऑफ देयर साइज. अब तीसरी कैटेगरी वो है जिसमें एक शेयर का प्राइस अगर ज्यादा होगा तो हम उसको वेटेज ज्यादा देंगे. फर्स्ट कैटेगरी में हमने सिर्फ उन्हीं को वेटेज दी थी जो मार्केट में ट्रेड के लायक शेयर थे. सेकंड में हमने वेटेज उन्हें दी है जिन कंपनीज का मार्केट में ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा वर्थ है. और तीसरी कैटेगरी में हम उन शेयर्स को वेटेज दे रहे हैं जिनका पर शेयर प्राइस मार्केट में ज़्यादा है. एट द प्राइस ऑफ ऑल द स्टॉक एंड डिवाइडेड द नंबर ऑफ शेयर्स. अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने भी स्टॉक्स होते हैं उनको प्राइस को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड करते हैं. हायर प्राइस स्टॉक अफेक्ट द इंडेक्स मोर, जो स्टॉक ज़्यादा प्राइस का होगा उसका शेयर मार्केट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा.
एक्सप्लेन डिजायरेबल एट्रीब्यूट ऑफ इंडेक्स, एक अच्छे इंडेक्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। A good market index should have the following attributes. First, it should capture the behavior of large variety of different portfolio. पहली बात तो ये कि आपका पोर्टफोलियो लार्ज होना चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स होने चाहिए उसमें। द स्टॉक इंक्लूड द इंडेक्स शुड बी हाईली लिक्विड, सिर्फ उन शेयर्स को, उन कंपनीज के शेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए किसी भी इंडेक्स के अंदर जिसको हम मार्केट में इजीली ट्रेड करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट शुड बी प्रोफेशनली मेंटेन, यहाँ पर कोई भी इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50 जो है प्रोफेशनली मैनेज होना चाहिए। A single stock or a small group of stock in index should not move the index. अगर एक कंपनी मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट्स हायर करती है, वो लॉस में जाती है, इससे पूरी शेयर मार्केट मतलब पूरे इंडेक्स पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। What is impact cost? Impact cost represent the cost of executing a transaction. किसी भी ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने का जो खर्चा आता है उसको हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। इन a given stock for a specific predetermined order size at a given point of time. ये एक फिक्स वॉल्यूम पर एक फिक्स टाइम पर होती है। इम्पैक्ट कॉस्ट इज लाइक द प्राइस यू पे व्हेन यू बाय अ सेल स्टॉक, इट टेल्स हाउ मच एक्स्ट्रा यू माइट हैव टू पे। मान लिया आप कभी कोई शेयर्स खरीदना चाहते हैं, उन शेयर्स की एक फिक्स प्राइस है, बट उससे आप कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं खरीदते हुए, उसे हम लोग इम्पैक्ट कॉस्ट कहते हैं। इमेजिन करिए एक प्राइस शेयर जो है 10 रुपीज़ का है, लेकिन जब आप उसे खरीदने जा रहे हैं तो आप उसके लिए 10.50 मतलब 10.5 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये की बजाय 10.5 रुपये दे रहे हैं। तो ये जो आप 50 पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज नोन एज इम्पैक्ट कॉस्ट। अब हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इंडेक्स। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स का पर्पस क्या है? एन इंडेक्स एक्ट एज ए बैरोमीटर टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टॉक मार्केट। ये जो इंडेक्स होता है एक तरीके से शेयर मार्केट का बैरोमीटर है, जो हमें बताता है कि शेयर मार्केट अप हो रही है, डाउन जा रही है। वाई आर इंडेक्स डेरिवेटिव पॉपुलर? इंडेक्स में डेरिवेटिव बहुत पॉपुलर क्यों है? हेजिंग फॉर लार्ज इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसे पेंशन फंड हो गए, ये नॉर्मली ज़्यादा से ज़्यादा डेरिवेटिव्स का यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये हेजर्स होते हैं। इट्स मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन हेजिंग इंडिविजुअल, अब इनके लिए ज़्यादा ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं। हार्ड टू मैनिपुलेट, एन इंडेक्स इज हार्ड टू मैनिपुलेट। देखिएगा इंडेक्स को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है, कोई एक कंपनी इंडेक्स को कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकती है, स्पेशली इन लार्ज मार्केट लाइक इंडिया। और इंडिया की तो वैसे ही मार्केट बहुत बढ़िया, शेयर मार्केट बहुत बढ़िया, तो वहां पर इंडेक्स को मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेस वॉलेटाइल, सिंस एन इंडेक्स इज एन एवरेज ऑफ मैनी स्टॉक। देखिएगा अभी मैंने क्या बताया, एक जो हमारे इंडेक्स है बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स का एवरेज होता है, तो इस वजह से ये लेस रिस्की होता है। इसका मतलब लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट और मार्जिन की जरूरत है। जब ये कम रिस्की है तो पैसा भी कम चाहिए और मार्जिन मनी भी कम चाहिए। ईजियर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स, इट इज सिंपलर फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू ट्रैक एन इंडेक्स रादर देन इंडिविजुअल स्टॉक। इमेजिन करिए आपने 4 कंपनी में पैसा लगाया, अलग अलग है, 4 अलग अलग सेक्टर हैं, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल हो गया, एफएमसीजी हो गया, इस तरीके से आपने 4 कंपनीज में पैसा लगाया। अब आप 1 साल तक पैसा लगाने के बाद ट्रैक चेक कर रहे हो कि शेयर मार्केट 1 साल में ऊपर उठी है नीचे गई है। इससे बेटर है कि आप स्टॉक इंडेक्स को ही चेक कर लीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर को बहुत सिंप्लीफाइड कर जाता है। इंडेक्स डेरिवेटिव, इंडेक्स डेरिवेटिव ऑफ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन स्टॉक मार्केट लाइक निफ्टी 50। इंडेक्स डेरिवेटिव हमारे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, निफ्टी 50 पर बेस्ड होते हैं। इसके अंदर हम फ्यूचर और ऑप्शन को इंक्लूड करते हैं। दीज आर पॉपुलर बिकॉज दे हेल्प लार्ज इन्वेस्टर। अब इंडेक्स डेरिवेटिव क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स को हेल्प करते हैं। अब ये बहुत बड़े हमारे जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, कौन से पेंशन फंड वाले हो गए, हेज रिस्क हो गए, दे ऑफर एडवांटेज लाइक इजियर ट्रैकिंग। अब यहाँ पर इंडेक्स डेरिवेटिव इजी ट्रैकिंग देती है उनको, उनके पैसों की। लोअर वॉलेटाइल, रिस्क बहुत कम कर देती है। फ्यूअर मैनिपुलेशन रिस्क देन इंडिविजुअल स्टॉक। इंडिविजुअल डेरिवेटिव आर कैश सेटल अवॉइडिंग डिलीवरी इशूज। यहाँ पर कैश बहुत जल्दी सेटल होता है और डिलीवरी इशूज भी नहीं होते। तो फाइनली आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चैप्टर है। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको इसके एमसीक्यूज मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे। बहुत जल्दी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स का वीडियो आएगा, उसे भी हम लोग अपलोड करेंगे और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।